थे राजस्थान की ज्योग्राफी के बारे में। और राजस्थान की ज्योग्राफी में हम बात कर रहे थे फिजिकल डिवीजन, और फिजिकल डिवीजन में हम बात करें तो हम चर्चा कर रहे थे अरावली पर्वतीय प्रदेश। अरावली पर्वतीय प्रदेश की हम बात करें तो आज हम बात करने वाले हैं प्रमुख पठारी क्षेत्र। किसके बारे में बात करेंगे? प्रमुख पठारी क्षेत्र के बारे में। अब देखो, सबसे पहले बात करें तो राजस्थान के अंदर जो प्रमुख पठारी प्रदेश आते हैं उनके बारे में। एक तो आएगा उड़िया का पठार। कौन सा आता है? उड़िया का पठार। उड़िया के पठार के बाद बात करें तो एक आता है आबू का पठार। कौन सा आता है? आबू का पठार। आबू के पठार के बाद बात करें तो एक आएगा बोराट का पठार। कौन सा आता है? बोराट का पठार। बोराट के पठार के बाद बात करें तो इसके बाद आता है बोमट का पठार। कौन सा आएगा? बोमट का पठार। इसके बाद बात करें दोस्तों तो एक आएगा लसाड़िया का पठार। कौन सा पूछा जाता है? लसाड़िया का पठार। एक हम बात करेंगे लसाड़िया के पठार के बाद एक आता है देशहरों का पठार। एक पूछा जाता है देशहरों का पठार। कौन सा पूछा जाता है? देशहरों का पठार। एक हम बात करें दोस्तों, एक पूछा जाता है मेसा का पठार। कौन सा स्थित है राजस्थान में? मेसा का पठार। इसके बाद बात करें तो एक आता है मानदेसरा का पठार। कौन सा आएगा? मानदेसरा का पठार। मानदेसरा के पठार के बाद बात करें तो मानदेसरा के पठार के बाद आएगा उपरमाल का पठार। कौन सा आएगा? उपरमाल का पठार। एक बात करें दोस्तों तो अलवर के अंदर आता है क्रांसका का पठार। कौन सा आएगा? क्रांसका का पठार। और एक आता है कांकनवाड़ी का पठार। कौन सा पूछा जाएगा? कांकनवाड़ी का पठार। तो इतने पठारी क्षेत्र हैं, उनके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे उड़िया के पठार के बारे में। कौन सा पठार देखेंगे? उड़िया का पठार। अब देखो, उड़िया के पठार की हम बात करें तो कहां पे स्थित है? सिरोही में। कहां पर स्थित आता है? सिरोही में आता है। इसके बाद बात करें तो इसकी औसत ऊंचाई की हम बात करें तो ऊंचाई कितनी आती है? 1360 मीटर। कितनी आएगी? 1360 मीटर। औसत ऊंचाई कितनी आती है? 1360 मीटर आएगी। एक बात करें तो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार क्या आता है? राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार एक क्या आएगा? राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार। इसके बाद बात करें दोस्तों तो एक आता है, नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट कौन सा आता है? आबू का पठार। कौन सा पूछा जाता है? आबू का पठार। आबू के पठार की भी बात करें तो कहां पे स्थित है? सिरोही में स्थित है। कहां पर आता है? सिरोही में। आबू का पठार भी कहां पे स्थित है? सिरोही में स्थित है। आबू के पठार की हम बात करें अब देखो, आबू का पठार कहां पर है? सिरोही। कहां पर आएगा? सिरोही में। एक पूछी जाती है इसकी औसत ऊंचाई। क्या पूछी जाती है? औसत ऊंचाई। औसत ऊंचाई की बात करें दोस्तों, औसत ऊंचाई गई 1200 मीटर, या फिर पूछी जाती है 1205 मीटर। कितनी आएगी? 1200 मीटर या 1205 मीटर आएगी। औसत ऊंचाई की बात करें तो कितनी आएगी? 1200 या 1205 मीटर।
अब हम बात करें दोस्तों, एक तो इसके अंदर पूछा जाता है बेथोलित संरचना। क्या पूछी जाती है? बेथोलित संरचना। और एक पूछा जाएगा इंसेलबर्ग। क्या पूछा जाता है? इंसेलबर्ग। एक तो नाम आता है कि बेथोलित क्या है और एक नाम आता है इंसेलबर्ग। सबसे पहले बात करें तो अब्बू का जो पठार है इसकी हम बात करें तो संरचना की दृष्टि से, अगर हम बात करें तो संरचना की दृष्टि से कौन सा प्रकार है? बेथोलित प्रकार का आता है। कौन सा आता है? बेथोलित प्रकार। जबकि हम बात करें दोस्तों अब्बू का पठार है वो स्थलाकृति की दृष्टि से, कौन सी दृष्टि से आता है? स्थलाकृति। स्थलाकृति की दृष्टि से हम बात करें तो ये कौन सा भाग आता है? इंसेलबर्ग भाग आएगा। कौन सा भाग आएगा? स्थलाकृति की दृष्टि से अब्बू का पठार क्या है? इंसेलबर्ग। और संरचना की दृष्टि से क्या आता है? बेथोलित। क्या आएगा? बेथोलित आएगा। दोनों की हम बात करें तो इंसेलबर्ग और बेथोलित होते क्या हैं, इनके बारे में हम बात करें तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले आता है बेथोलित। क्या आएगा? बेथोलित। बेथोलित की हम बात करें दोस्तों, ये शब्द किससे संबंधित है? ज्वालामुखी क्रिया से। किससे आता है? ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित शब्द है। किससे संबंधित है? ज्वालामुखी क्रिया से। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि किससे संबंधित आता है? ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित आएगा। उसके बाद हम बात करें तो ज्वालामुखी के अंदर हम बात करें दोस्तों, सबसे पहले आता है कि जो लावा या मैग्मा होता है, क्या आता है? मैग्मा चेंबर का निर्माण होता है। किसका निर्माण होगा? मैग्मा चेंबर का। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है। कहां पे होगा? धरातल के अंदर। इसके बाद हम बात करें तो आता है ज्वालामुखी विस्फोट होगा। क्या होगा? ज्वालामुखी विस्फोट। और जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उसके तहत लावा है वो बाहर आता है, मतलब धरातल के ऊपर आता है। कई बार क्या होता है कि दोस्तों जो मैग्मा चेंबर होता है उसके अंदर विस्फोट होने के बाद वो लावा है वो धरातल के भीतर ही हम बात करें तो गुंबदाकार आकृति में, कौन सी आकृति में? गुंबदाकार आकृति में। गुंबदाकार आकृति में हम बात करें तो धरातल के अंदर या पृथ्वी के अंदर हम बात करें तो गुंबदाकार आकृति में जमा हो जाता है। क्या जमा हो जाता है? मैग्मा जमा हो जाएगा। इसके बाद हम बात करें तो ये गुंबदाकार जो आकृति जो जमाव होता है उसको क्या बोला जाता है? बेथोलित संरचना बोला जाता है। क्या बोला जाएगा? बेथोलित। सबसे पहले हम बात करें तो ज्वालामुखी की जो क्रिया है वो हम बात करें, वहां पे जो मैग्मा का चैम्बर होता है उसमें सबसे नीचे हम बात करें तो कौन सी स्थलाकृति बनती है? बेथोलित स्थलाकृति बनेगी। कौन सी बनेगी? बेथोलित स्थलाकृति। उसके बाद हम बात करें तो उसके बाद वहां पे धरातल के ऊपर धीरे धीरे क्या होता है? वायु अपर्दन होता है। इस बेथोलित संरचना के ऊपर क्या होगा? जैसे बात करें यहाँ पे बेथोलित संरचना का निर्माण हो गया इस प्रकार से गुंबदाकार आकृति में। यहाँ पे बात करें तो गुंबदाकार बेथोलित संरचना का निर्माण हो जाता है। उसके बाद हम बात करें दोस्तों तो इस क्षेत्र के ऊपर क्या होता है? वायु अपर्दन। क्या होगा? वायु अपर्दन होगा। और इस वायु अपर्दन से हम बात करें तो धीरे धीरे क्या होता है? लगातार वहां पे ऊपर धरातल का क्या होता है? कटाव होगा। और उस कटाव होने से हम बात करें तो ये बेथोलित संरचना है ना, ये कहां पे आ जाती है? धरातल के ऊपर। कहां पर आ जाती है? धरातल के ऊपर आ जाएगी। उसके बाद हम बात करें तो पूरे दूर से देखने पर हमें कैसी आकृति दिखाई देगी? या तो टिल्ले के समान। कैसी आकृति दिखाई देती है? टिल्ले के समान। या बात करें तो किस समान दिखाई देगी? पहाड़ी के समान। किसके समान है? पहाड़ी के समान हम बात करें तो एक कठोर चट्टान दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है? कठोर चट्टान। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है, बेथोलित जो चीज है, जो आकृति है, उसकी हम बात करें तो ये आग्नेय चट्टान होती है। कौन सी चट्टान होती है? आग्नेय चट्टान। कौन सी चट्टान होगी? आग्नेय चट्टान होगी। और इस बेथोलित के ऊपर जो धरातल है उसका लगातार धीरे धीरे क्या होता है? अपर्दन होगा। इसके चारों ओर वायु के द्वारा अपर्दन किया जाएगा। और उसके बाद हम बात करें तो एक मैदानी भाग में हम बात करें तो खड़ी चट्टान, जो कठोर चट्टान होती है, उसको क्या बोला जाता है? इंसेलबर्ग बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? इंसेलबर्ग। एक बात तो ये याद रखनी है, इसमें भी हम बात करें तो और क्या याद रखोगे कि वायु अपर्दन की जो अंतिम घटना होती है वो क्या होती है? इंसेलबर्ग होती है। वायु अपर्दन की जो अंतिम घटना होगी वो क्या मानी जाएगी? इंसेलबर्ग। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रखोगे कि अब्बू का जो पठार है उसकी हम बात करें तो संरचना की दृष्टि से कैसा दिखाई देता है? बेथोलित संरचना। कौन सी संरचना आएगी? बेथोलित। जबकि हम बात करें स्थलाकृति की दृष्टि से वो क्या होता है? इंसेलबर्ग होता है। क्या होगा? इंसेलबर्ग। बेथोलित संरचना यह धरातल के अंदर बनती है, जबकि हम बात करें इंसेलबर्ग जो स्थलाकृति बनती है वो धरातल के ऊपर बनती है। इसमें किसकी भूमिका होती है? वायु अपर्दन की भूमिका होगी।
किसके द्वारा भूमिका निभाई जाती है? वायु के द्वारा अपर्दन किया जाता है। एक हम बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रखनी है कि वायु अपर्दन की अंतिम घटना वायु अपर्दन की अंतिम जो घटना होती है वो क्या कहलाती है? इंसेलबर्ग। क्या कहलाएगी? इंसेलबर्ग कहलाएगी। वायु अपर्दन की अंतिम घटना क्या कहलाएगी? इंसेलबर्ग कहलाएगी। इसके बाद हम बात करें, कुछ अन्य विशेषताएं आती हैं अब्बू के पठार की। उन विशेषताओं की हम बात करें तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले हम बात करें तो ये पठार है, ये कहां पर है? सिरोही में स्थित है। कहां पर स्थित है? सिरोही में। उसके बाद हम बात करें तो एक चीज और याद रखना, इसके ऊपर क्या स्थित है? माउंट आबू। कौन सा शहर स्थित है? माउंट आबू। कौन से पठार पर? आबू के पठार पर। आबू के पठार पर कौन सा शहर स्थित है? माउंट आबू। तो उसकी हम बात करें तो राजस्थान का सबसे ऊंचा शहर, ऊंचाई की दृष्टि से राजस्थान का सबसे ऊंचा शहर। एक बात ये याद रखनी है। एक हम बात करें दोस्तों तो जो अब्बू का पठार है उसकी हम बात करें तो उसके बारे में क्या याद रखोगे? उसके बारे में याद रखना है कि इसके ऊपर कौन सी झील स्थित है? नक्की झील। कौन सी झील आती है? नक्की झील आती है। और इस नक्की झील की हम बात करें तो राजस्थान की ऊंचाई की दृष्टि से सबसे ऊंची झील है। राजस्थान की सबसे ऊंची झील, सबसे ऊंची झील क्या आएगी? राजस्थान की सबसे ऊंची झील है। एक बात ये याद रखनी है। उसके बाद हम बात करें तो एक क्या याद रखोगे कि जो नक्की झील है ये किसका उदाहरण मानी जाती है? करेक्टर झील का। किसका उदाहरण मानी जाती है? करेक्टर झील का। करेक्टर झील कौन सी होती है? ज्वालामुखी विस्फोट से निर्मित झील। किससे निर्मित होती है? ज्वालामुखी विस्फोट से निर्मित झील होती है। किससे निर्मित होती है? ज्वालामुखी विस्फोट से निर्मित झील होगी। तो एक बात तो ये याद रखनी है कि अब्बू का पठार है, उसके ऊपर कौन सा शहर है? राजस्थान का माउंट आबू, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा शहर माना जाता है। राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा शहर कौन सा है? प्रतापगढ़। कौन सा आता है? प्रतापगढ़। ऊंचाई कितनी आती है? 580 मीटर। कितनी आएगी? 580 मीटर। एक बात करें तो इसके ऊपर कौन सी झील आती है? नक्की झील, जो राजस्थान की सबसे ऊंची झील मानी जाती है। और एक बात करें तो ये किसका उदाहरण मानी जाती है? करेक्टर झील का। और करेक्टर झील है वो किसको कहा जाता है? जो ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा जो विस्फोट होता है, जो मैग्मा से लावा बाहर आता है, बेसाल्ट लावा, उससे जो अगर हम बात करें उस विस्फोट से निर्मित झील क्या कहलाती है? करेक्टर झील कहलाती है। इसके बाद हम बात करें तो दोस्तों नेक्स्ट आता है बोराट का पठार। कौन सा आएगा? बोराट का पठार। अब देखो नेक्स्ट कौन सा आएगा? बोराट का पठार। सबसे पहले बात करते हैं हम विस्तार की। किसकी बात करेंगे? विस्तार की। तो विस्तार में हम बात करें दोस्तों, इसके अंदर 2 जिले आती हैं। कौन कौन सी जिले आएंगे? राजसमंद। कौन सा आता है? राजसमंद। और एक कौन सा शामिल किया जाएगा? उदयपुर। कौन सा शामिल करेंगे? उदयपुर। तो राजसमंद और उदयपुर के अंदर कौन से पठार का विस्तार आता है? बोराट के पठार का। कौन से पठार का आएगा? बोराट के पठार का। सबसे पहले तो बात करें तो कौन कौन से जिले आएंगे? राजसमंद और उदयपुर। उसके बाद हम बात करें तो ये 2 स्थानों के मध्य स्थित है। राजसमंद और उदयपुर में 2 स्थानों के मध्य स्थित है। तो राजसमंद का तो कौन सा स्थान आता है दोस्तों? राजसमंद का तो स्थान आता है कुंभलगढ़। कौन सा स्थान आएगा? कुंभलगढ़ स्थान आएगा। राजसमंद का कौन सा स्थान शामिल करेंगे? कुंभलगढ़। जबकि हम बात करें उदयपुर का कौन सा स्थान शामिल किया जाएगा? उदयपुर का स्थान शामिल किया जाता है दोस्तों गोगुंदा। कौन सा स्थान शामिल किया जाएगा? गोगुंदा। तो राजसमंद, कुंभलगढ़ व उदयपुर के गोगुंदा के मध्य स्थित पठारी भाग क्या कहलाता है? बोराट का पठार कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बोराट का पठार। तो कुंभलगढ़ व गोगुंदा के मध्य का पठारी भाग क्या कहलाएगा? बोराट का पठार। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है। उसके बाद हम बात करें दोस्तों विशेषताओं की। विशेषताओं की हम बात करें तो जो बोराट का पठार राजस्थान में किस प्रकार की भूमिका निभाता है? यह राजस्थान में जल अपवाह तंत्र उसका 2 भागों में विभाजन करता है। कितने भागों में विभाजन करेगा? 2 भागों में। अगर हम मुख्य रूप से हम बात करें तो बोराट का पठार है वो मध्य भाग से कुछ इस प्रकार से आता है ऊंचाई की दृष्टि से। इस कारण हम बात करें जो पूर्व की ओर जो नदियां वो किस ओर जाएंगी?
जाएंगी बंगाल की खाड़ी की ओर। जो हम बात करें पश्चिम की ओर जो नदियां वो किस ओर जाती हैं, अरब सागर की ओर। तो यहाँ पे हम बात करें तो ये क्या करता है, जल विभाजन का कार्य करेगा। किसका विभाजन का कार्य करता है, जल विभाजन का। किसका विभाजन करेगा, जल विभाजन का। तो इसके पूर्व से जो नदियों का उद्गम होता है, इसके पूर्व से जो नदियों का उद्गम होगा वो मुख्य रूप से या तो जाती है सीधी चंबल में, या फिर हम बात करें तो किस में अपना जल डालती है, बनास नदी में। बनास नदी की हम बात करें दोस्तों, बनास किस में जल डालेगी, चंबल में। कहां पे जल डालती है, चंबल में। और चंबल की हम बात करें दोस्तों तो चंबल किस में जल डालती है, यमुना नदी में। कहां पे डालती है, यमुना में। और यमुना की हम बात करें तो कहां पे जाएगी, गंगा नदी में। कहां पर जाती है, गंगा नदी में। और गंगा नदी वो ब्रह्मपुत्र के साथ मिलती है। किसके साथ मिलती है, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी के साथ। और इसके बाद कहां पे जाती है, बंगाल की खाड़ी में। कहां पर जाएंगी, बंगाल की खाड़ी में जाएंगी। उसी प्रकार से हम बात करें इसका जो पश्चिमी भाग है, पश्चिमी भाग से जो नदियों का उद्गम होता है बोराट के पठार से, वो कहां पे जाती हैं, अरब सागर में। कहां पे जाएंगी दोस्तों, अरब सागर में जाएंगी। तो इस प्रकार से हम बात करें तो मुख्य रूप से राजस्थान में किस प्रकार की भूमिका निभाता है, ये जल विभाजन की भूमिका निभाएगा। किस प्रकार से कि पूर्व की ओर से जो नदियों का उद्गम होता है वो तो कहां पे जाती हैं, बंगाल की खाड़ी में जाएंगी। जबकि हम बात करें पश्चिम की ओर से जिन नदियों का उद्गम होता है वो कहां पे आती हैं, अरब सागर में आती हैं। विस्तार की हम बात करें तो राजसमंद में कुंभलगढ़ से लेकर उदयपुर में गोगुंदा के मध्य का जो पठारी भाग है वो क्या कहलाता है दोस्तों, बोराट का पठार कहलाता है। एक चीज ये याद रखनी है। उसके बाद हम बात करें तो एक इसको क्या कहा जाता है, राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार। बोराट के पठार की विशेषता की हम बात करें तो क्या आएगा, राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार। क्या आएगा, राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार आएगा। एक बात तो ये याद रखनी है, ऊंचाई की हम बात करें तो ऊंचाई कितनी आती है दोस्तों, बोराट के पठार की ऊंचाई आएगी 1225 मीटर। कितनी शामिल की जाती है ऊंचाई, 1225 मीटर। तो हम बात करें तो राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, बोराट का पठार। ऊंचाई कितनी आएगी, 1225। विस्तार की हम बात करें तो विस्तार किस प्रकार से आएगा, विस्तार आता है कुंभलगढ़ राजसमंद। कुंभलगढ़ राजसमंद से लेकर हम बात करें तो कहां तक आता है, गोगुंदा उदयपुर तक। कहां तक आएगा, गोगुंदा उदयपुर तक विस्तार आता है। तो इस प्रकार से हम बात करें तो एक तो आता है उड़िया का पठार, कहां पर आता है, सिरोही में। आबू का पठार है सिरोही में। जबकि हम बात करें बोराट का पठार कहां पे आता है, राजसमंद और उदयपुर के अंदर विस्तार है। यहीं पे हम बात करें दोस्तों तो उदयपुर के अंदर हम बात करें तो एक और नाम आता है, एक दूसरा पठार कौन सा आएगा, एक नाम आता है लसाड़िया का पठार। क्या नाम आएगा, लसाड़िया का पठार। क्या नाम आता है, लसाड़िया का पठार। लसाड़िया के पठार की हम बात करें दोस्तों तो मुख्य रूप से देखो, मुख्य रूप से हम बात करें तो कहां पे स्थित है, उदयपुर में। कहां पर आता है दोस्तों, उदयपुर के अंदर आएगा। उदयपुर में हम बात करें तो लसाड़िया का पठार कहां पे स्थित है, उदयपुर में स्थित है दोस्तों जयसमंद झील। कौन सी झील आती है, जयसमंद झील आती है। कौन सी झील आएगी, जयसमंद झील। जयसमंद झील की हम बात करें तो जयसमंद झील का जो पूर्वी भाग है, कौन सा भाग आता है दोस्तों, पूर्वी भाग। वहां पे हम बात करें तो एक उबड़ खाबड़ और कटा फटा पठारी भाग आता है। उबड़ खाबड़ और कटा फटा पठारी भाग आता है, जिसको क्या बोला जाता है, लसाड़िया का पठार बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, लसाड़िया का पठार। जिसकी हम बात करें तो इसको कहा जाता है दोस्तों, ये राजस्थान का सबसे कटा फटा पठारी भाग है। राजस्थान का सर्वाधिक, राजस्थान का सर्वाधिक कटा फटा पठारी भाग। एक बात ये याद रखनी है, राजस्थान का सर्वाधिक कटा फटा
पठारी बाग आएगा। कौन सा आएगा? लसाड़िया का पठार, जिसकी हम बात करें तो जयसमंद झील के पूर्व में स्थित है कटाफटा या उबड़ खाबड़ पठारी बाग क्या कहलाता है? लसाड़िया का पठार कहलाएगा। इसके बाद हम बात करें तो नेक्स्ट नाम आता है, नेक्स्ट की हम बात करें तो नेक्स्ट आता है देसरों का पठार। कौन सा आएगा? देसरों का पठार। अब देखो देसरों के पठार की हम बात करें तो देसरों का पठार भी कहां पे स्थित है? उदयपुर में। कहां पर आता है? उदयपुर में। उदयपुर में हम बात करें तो ये पठारी बाग कहां पे आएगा? उदयपुर में स्थित है एक पहाड़ी जिसका नाम आता है जरगा। क्या नाम आएगा? जरगा। कौन सा पठारी बाग पहाड़ी बाग आएगा? जरगा। और एक नाम आता है रागा। क्या नाम आता है? रागा। क्या नाम आएगा? रागा। तो देसरों का पठार कहां पे स्थित है? उदयपुर में जरगा व रागा पहाड़ी। कौन सा पहाड़ी क्षेत्र आएगा? जरगा। और एक कौन सा आएगा? रागा। तो जरगा व रागा पहाड़ी के मध्य हम बात करें तो एक हरा भरा क्षेत्र आता है। कौन सा क्षेत्र आता है? हरा भरा क्षेत्र। इसको क्या बोला जाता है? देसरों का पठार। क्या बोला जाएगा? देसरों का पठार। अब देखो इसकी हम बात करें तो ये पूरे वर्ष हरा भरा रहता है, पूरे वर्ष से हरा भरा क्षेत्र क्या रहेगा? पूरे वर्ष से हरा भरा क्षेत्र रहेगा, जिसको क्या बोला जाता है? देसरों का पठार। इसके बाद हम बात करें दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करते हैं चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में हम बात करें तो मुख्य रूप से कितने पठारी बाग आते हैं? 3 पठारी बाग आएंगे। तीनों की हम बात करें तो कौन कौन सी आती हैं? एक तो नाम आता है दोस्तों मेसा का पठार। क्या नाम आएगा? मेसा का पठार। एक बात करें तो एक क्या नाम आता है? मानदेसरा का पठार। क्या नाम आता है? मानदेसरा का पठार। एक बात करें तो एक क्या नाम आएगा? एक नाम आता है दोस्तों उपरमाल का पठार। क्या नाम आता है? उपरमाल का पठार। सबसे पहले हम बात करें तो चित्तौड़गढ़ का जो मुख्य भूमि क्षेत्र है वहां पे हम बात करें तो कौन सा पठारी बाग आता है? मेसा का पठार स्थित है। कौन सा पठार आता है दोस्तों? मेसा का पठार। अब देखो मेसा के पठार की हम बात करें तो मेसा के पठार पर कौन सा दुर्ग स्थित है? मेसा के पठार पर स्थित है राजस्थान का सबसे ऊंचा दुर्ग। कौन सा? चित्तौड़ दुर्ग। कौन सा आता है? चित्तौड़ दुर्ग। जिसकी हम बात करें तो क्या विशेषता है? राजस्थान का सबसे ऊंचा दुर्ग, राजस्थान का सबसे ऊंचा दुर्ग। क्या नाम आएगा? राजस्थान का सबसे ऊंचा दुर्ग। एक बात करें तो मेसा के पठार से हम बात करें तो चित्तौड़ दुर्ग कौन सी नदी के किनारे आता है? गंभीरी नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे आता है? गंभीरी नदी के किनारे। तो मेसा के पठार से कौन सी नदी गुजरती है दोस्तों? गंभीरी नदी। कौन सी नदी गुजरेगी? गंभीरी नदी। उसके बाद हम बात करें दोस्तों तो भीलवाड़ा के अंदर एक स्थान आता है जिसका नाम आता है बिजोलिया। क्या नाम आएगा? बिजोलिया। क्या नाम आता है? बिजोलिया। भीलवाड़ा में कौन सा स्थान आएगा? बिजोलिया। जबकि हम बात करें चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थान आता है कौन सा? बेसरोड़गढ़। क्या नाम आएगा? बेसरोड़गढ़। तो बिजोलिया, भीलवाड़ा व बेसरोड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के मध्य हम बात करें तो कौन सा पठारी बाग आता है? उपरमाल का पठार। क्या नाम आएगा? उपरमाल का पठार। क्या नाम आता है? उपरमाल का पठार। तो हम बात करें बिजोलिया, भीलवाड़ा से बेसरोड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के मध्य का जो पठारी बाग है वो क्या कहलाएगा? उपरमाल का पठार। मुख्य रूप से हम बात करें तो यहाँ पे सर्वाधिक किसका खनन किया जाता है? एक तो खनन किया जाता है पट्टी और एक कांतले सर्वाधिक खनन होता है। एक तो पट्टी और एक किसका खनन करते हैं? कांतलों का। सर्वाधिक यहाँ पे उत्खनन किसका होगा? पट्टी व कांतलों का उत्खनन किया जाता है। उसके बाद हम बात करें तो ये जो स्थान है दोस्तों बेसरोड़गढ़, उससे आगे की ओर चलेंगे तो उससे आगे हम बात करें तो यहाँ पे स्थित है मानदेसरा का पठार। कौन सा पठारी बाग आएगा? मानदेसरा का पठार। ये जो बाग है बेसरोड़गढ़ से आगे का बाग, इससे हम बात करें यहाँ पे कौन सा पठारी बाग आता है? मानदेसरा का पठार आएगा। कौन सा आएगा दोस्तों? मानदेसरा का पठार। अब देखो मानदेसरा के पठार की हम बात करें तो इसके ऊपर कौन सा दुर्ग आता है? इसके ऊपर स्थित है दोस्तों बेसरोड़गढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग आएगा? बेसरोड़गढ़ दुर्ग स्थित है। कौन सा दुर्ग आएगा? बेसरोड़गढ़ दुर्ग आएगा। तो सबसे पहले हम बात करें बिजोलिया, भीलवाड़ा से बेसरोड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के मध्य तो कौन सा पठारी बाग है?
ऊपरमाल का पठार। इसके बाद हम बात करें बैसरोडगढ़ से आगे हम बात करें चित्तौड़गढ़ में कौन सा पठार आता है, मानदेसरा का पठार। और मानदेसरा के पठार की हम बात करें तो कौन सा दुर्ग स्थित है, बैसरोडगढ़ दुर्ग। कौन सा आएगा दोस्तों, बैसरोडगढ़ दुर्ग। इसके बाद हम बात करें दोस्तों एक पठार का नाम आता है बोमट का पठार। क्या नाम आएगा, बोमट का पठार। बोमट के पठार की हम बात करें दोस्तों तो सबसे पहले देखो एक तो शामिल किया जाता है सिरोही जिला। कौन सा जिला शामिल करेंगे, सिरोही। सिरोही के बाद हम बात करें तो कौन सा आता है, उदयपुर। कौन सा आएगा, उदयपुर। उदयपुर के बाद हम बात करें तो कौन सा आता है, डूंगरपुर। कौन सा आता है, डूंगरपुर। डूंगरपुर के बाद हम बात करें तो कौन सा आता है, बांसवाड़ा। कौन सा शामिल किया जाएगा, बांसवाड़ा। सबसे पहले सिरोही, सिरोही के बाद है उदयपुर, उदयपुर के बाद है डूंगरपुर, डूंगरपुर के बाद है बांसवाड़ा। यहाँ पे हम बात करें तो इस प्रकार से एक पठारी भूमि स्थित है। और इस क्षेत्र की हम बात करें दोस्तों इसको क्या बोला जाता है, बोमट का पठार। क्या बोला जाएगा, बोमट का पठार। क्या बोलेंगे, बोमट का पठार। और बोमट के पठार की हम बात करें दोस्तों इसके ऊपर कौन सी जनजाति निवास करती है, भील जनजाति। कौन सी जनजाति निवास करेगी, भील जनजाति निवास करती है। तो इस पर हम बात करें तो कौन सी जनजाति निवास करती है, भील जनजाति। विस्तार की हम बात करें तो कौन सा आएगा, सिरोही। सिरोही के बाद है उदयपुर, उदयपुर के बाद है डूंगरपुर और डूंगरपुर के बाद है बांसवाड़ा। इसके बाद हम बात करें तो अलवर। अलवर के अंदर हम बात करें दोस्तों सबसे पहले कौन सा आता है, एक तो नाम आएगा कंकणवाड़ी का पठार। क्या नाम आता है, कंकणवाड़ी का पठार। क्या नाम आएगा, कंकणवाड़ी का पठार। और एक हम बात करें दोस्तों तो एक आता है क्रांसका का पठार। क्या नाम आता है, क्रांसका का पठार। दोनों की हम बात करें कहां पर स्थित है, सरिस्का अभ्यारण्य में। कहां पर आते हैं दोस्तों, सरिस्का अभ्यारण्य। और सरिस्का अभ्यारण्य की हम बात करें दोस्तों तो इसके अंदर एक स्थित है काली घाटी। क्या स्थित है, काली घाटी। और इस काली घाटी की हम बात करें यहाँ पे सर्वाधिक रूप से कौन से पक्षी पाए जाते हैं, मोर। यहाँ पे किसकी अधिकता है, मोरों की अधिकता है। किसके लिए प्रसिद्ध है ये, मोरों के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी घाटी, काली घाटी। कहां पे स्थित है, सरिस्का अभ्यारण्य में। कौन से जिले में, अलवर में। और एक हम बात करें दोस्तों यहाँ पे करंट का क्वेश्चन बनता है कि अलवर से कौन सा जिला नया बनाया गया है, खेड़थल जिला। कौन सा आता है, खेड़थल जिला। नया जिला कौन सा बनाया गया है, खेड़थल जिला। और इसी सरिस्का अभ्यारण्य में कौन से अभ्यारण्य आते हैं, पठार आएंगे, कंकणवाड़ी का पठार और क्रांसका का पठार। और कंकणवाड़ी का पठार है, इसके ऊपर एक दुर्ग स्थित है जिसको बोला जाता है कंकणवाड़ी का किला। क्या बोला जाएगा, कंकणवाड़ी का किला। और इस कंकणवाड़ी के किले की हम बात करें तो यहाँ पे औरंगजेब के भाई दारा सिको है। औरंगजेब के भाई दारा सिको को यहाँ पे क्या करके रखा गया था, कैद करके रखा गया था। क्या करके रखा गया था, कैद करके रखा गया। तो इस प्रकार से हम बात करें तो अरावली हम बात करें, अरावली का क्षेत्र के अंदर हम बात करें तो मुख्य रूप से जो पठारी भूमि है उसकी हम बात करें तो कौन कौन से पठार आते हैं, एक बार देखो फिर से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हम बात करें तो सबसे पहले हमने बात की किसके बारे में, उड़िया का पठार। कौन सा आता है, उड़िया का पठार। कहां पर है, सिरोही में। और आबू का पठार भी कहां पर आता है, सिरोही में। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, उड़िया का पठार। ऊंचाई कितनी आएगी, 1360 मीटर। इसके बाद हम बात करें तो क्या नाम आया था, बोराट का पठार। इसके बाद कौन सा आता है, बोमट का पठार। उसके बाद कौन सा आता है, लसाड़िया का पठार। उसके बाद हमने बात की देसरो पठार की। उसके बाद है मेसा का पठार। उसके बाद कौन सा आता है, मानदेसरा का पठार। दोनों कहां पर हैं, चित्तौड़ में। कहां पर आते हैं, चित्तौड़ में। ऊपरमाल के पठार की बात करें कौन से दो जिलों में विस्तार है, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा में। उसके बाद आता है क्रांसका का पठार। और उसके बाद हम बात करें तो कौन सा आता है, कंकणवाड़ी का पठार। तो इस प्रकार से हम बात करें तो टोटल पठारी प्रदेश उसके बारे में हमने बात की। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अरावली के अगले टॉपिक के बारे में।